वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन ऑन माय चैनल। मुझे पता है मैंने बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, मतलब मैं नहीं कर पा रहा था। इधर उधर बहुत सारा काम था। बहुत दिन मतलब कुछ ज़्यादा ही दिन हो गया। खैर, तुम लोग का एग्ज़ाम आ रहा है तो मैंने सोचा कि एक चैप्टर पढ़ा दूँ वन शॉट में। ठीक है, तो सबसे पहले पहला चैप्टर से शुरू करते हैं और इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर है, वन शॉट वीडियो है। ठीक है, इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया है और अच्छे से सिंपल वे में समझाया है, तो तुमको भी समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो इस चैप्टर का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत मार्क्स तुम लोग ला सकते हो, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। और इसको पूरा देखने के बाद मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा जो कि तुम लोग से ना बने। ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये रिवीजन ही है, तुम लोग तो पहले पढ़ चुके होगे अभी तक में तो ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी महानुभाव होंगे, है ना, जो कि अभी भी किताब को भी नहीं छुए होंगे। खैर, सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, है ना। जैसे कि तुम देखते होगे कि ये हमारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, आयरन रस्ट हो रहा है या फिर मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो जा रहा है, या मैग्नीशियम रिबन को बर्न होते देखे होगे, है ना। मैग्नीशियम रिबन वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता भी है। तो अगर स्कूल में तुम लोगों को लैब प्रैक्टिकल कराया गया है तो उसमें तुम लोग ऑब्वियसली इस मैग्नीशियम रिबन के बारे में तो लैब में ऑब्वियसली प्रैक्टिकल किए होगे इसका। तो ये जो हो रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन या दूध दही बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है भाई साहब, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये चैप्टर ही बेसिकली वही है जिसको कि कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली ये सारे, है ना, ये सारे जितने भी चीज़ें मैंने अभी बात की जिसके बारे में, चाहे वो कर्ड हो या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन हो या फिर तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? केमिकल रिएक्शंस के, है ना। तो आयरन में रस्ट किसके वजह से हो जा रहा है? केमिकल रिएक्शन होने से हो जा रहा है। दूध दही बन जा रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से बन रहा है। मैग्नीशियम, अब देखो ये जो मैग्नीशियम का रिबन है ना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि इसका एक्टिविटी भी दिया हुआ है, फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले में क्या दिया हुआ है ना कि अब जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम जो है ना हमेशा ये जो बर्न होता है ना, ये हमेशा बर्न होता है कौन से लाइट के साथ? व्हाइट लाइट। याद रखना है, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट के साथ बर्न होता है। और साथ ही साथ, है ना, ये बर्न होने के बाद जो है ना प्रेसिपिटेट करता है, प्रेसिपिटेट, सॉरी, प्रेसिपिटेट करता है ना। यहाँ पे व्हाइट पाउडर जम जाता है ना। जहाँ पे भी इसको जला रहे होगे ना, जैसे कि इसमें बुक में जो दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है कि वो ग्लास ग्लास को, है ना, ग्लास का बोल रख के नीचे, है ना, जला रहा है, तो उस ग्लास बोल में जो है ना व्हाइट पाउडर क्या जमा हो गया? व्हाइट पाउडर। अब ये जो व्हाइट पाउडर है ये क्या है? ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप ये क्लियर होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम अब बना कैसे, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए होता है हम लोग को? ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर होता है ऑब्वियसली कंबशन का। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑब्वियसली उसी के प्रेजेंस में जलाया ही जा सकता है, तो मैग्नीशियम क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और इस रिएक्शन से एक प्रेसिपिटेट आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं व्हाइट पाउडर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और किस लाइट के साथ जलता है ये? व्हाइट लाइट के साथ। याद होना चाहिए ये बिल्कुल, है ना। आगे बढ़े, केमिकल रिएक्शन से हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली ये जो अभी हम लोग एग्जांपल समझे ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल था। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्या लिखोगे? तो सिंपल सी भाषा में, है ना, कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, एक सब्सटेंस भी और एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं
क्या बनाने के लिए, एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, यानी कि एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और वो जो सब्सटेंस बनता है न्यू सब्सटेंस, ठीक है, वो अलग प्रॉपर्टी का होता है। वो क्या होता है, अलग प्रॉपर्टी का होता है। जैसे हम एग्जांपल समझा दें, जैसे एक हो गया हमारा, इसको कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट। क्या कहेंगे इसको, रिएक्टेंट। कोई भी दो है ना सब्सटेंस हो, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं H2 प्लस O2, क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। तो ये जो H2 प्लस O2 हुआ है ना, ये जो हुआ इसको कहेंगे हम लोग रिएक्टेंट। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और ये जो हुआ ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, इसका जो भी प्रॉपर्टी होता है, दोनों क्या है, गैस है। तो जो रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी होता है वो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी नहीं होता। जो भी प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होगा ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही, यही ध्यान में रखने वाली बात है कि अ प्रोसेस in which one or more substances react to form a new substance with क्या, different property, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, with different property, उसका बिल्कुल ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे जो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट लिए, रिएक्शन में कौन कौन पार्ट लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको कहते हैं क्या, रिएक्टेंट। उसको क्या कहेंगे, हाँ रिएक्टेंट कहेंगे। और जो सब्सटेंस है ना फॉर्म जो बना उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया, है ना। आगे बढ़ें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब समझेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो अब केमिकल रिएक्शन तो अभी समझे कि किसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। ये तो समझ में आया ना बात कि किसको कहते हैं, कि मतलब एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी एक साथ जब रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका कि डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का ही, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा बार बार लिखना वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो उसको सिंबॉलिक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको, केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले जैसे देखो कि हमारे पास है वर्ड का इक्वेशन। तो वर्ड में हम लोग यहाँ लिखे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो अभी पीछे हम लोग पढ़े थे। तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन पूरा लिखना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ता है। तो वर्ड इक्वेशन बनाने का मतलब हुआ कि उसमें पूरा नाम उसका लिखा रहेगा कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसको कहेंगे वर्ड इक्वेशन। अब बात रहा जैसे स्केलेटन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। स्केलेटन, स्केलेटल जो है, स्केलेटल वाला जैसे H2 प्लस सॉरी H2 प्लस O2 क्या बना हमारा, ये बना H2O बना, ठीक है। अब इसमें बात समझो कि तुम लोग 9th में पढ़े होगे, एक भाई साहब थे, है ना, एंटोनी लिवॉइजर, है ना। तो ये लिवॉइजर भाई साहब जो है, एक हमारा हम लोगों को एक लॉ दिए थे, उसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ये क्या कहता था, ये कहता था कि मास जो है ना हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो अगर क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें H2 बोले तो इसका एटॉमिक मास कितना, 2, है ना। ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना है, 2 है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे 2 है, तो यानी कितना हो गया, 16 2 जा 32, है ना। 9th में ये सब सीखे होगे एटॉमिक मास। तो अब ये सर कितना हो गया, टोटल मिलाएं तो 34 ग्राम, है ना। कितना हो गया पूरा, 34 ग्राम मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो कि H2 जो है, कि H2 जो है हमारा, इसमें ये तो हो गया 2,
ऑक्सीजन हमारा 16 है, तो मतलब ये टोटल 18 ही हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट में वो 34 ग्राम था और प्रोडक्ट में हमारा कितना आ गया, सॉरी 18 ग्राम है। तो और बाकी कहाँ गया, जबकि लेवाइजर भाई साहब तो बोले कि मास तो कभी खत्म नहीं होता है, तो भाई तुम तो रिएक्शन करके मास से खत्म कर दिए कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि हमको जो है ना इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, किसके वजह से, कंजर्वेशन ऑफ मास के वजह से। लेकिन जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं, है ना, जो कि जो बैलेंस नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आई होप तुम लोग को समझ में आया। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे, क्लियर है बात। अब आगे जैसे, अब इसके बाद वाला देखते हैं। स्केलेटल तो समझ गए, है ना। अब इसको समझते हैं, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया, जैसे ही H2 का सबसे सिंपल एग्जांपल यही है ना, कि भाई H2 लिखो, है ना, और प्लस O2 लिखो, क्या बना, H2O। लेकिन ये बैलेंस अभी हुआ नहीं है, क्योंकि इधर हम लोग देखें नंबर ऑफ एटम, है ना, क्योंकि मास तभी सेम होगा जब नंबर ऑफ एटम सेम होगा। तो नंबर ऑफ एटम सेम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे सेम करेंगे भाई, बताओ। कि इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, वेरी गुड। अब इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक ही है, तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो 2, अब यहाँ पे इस तरह से 2 नहीं लिख सकते हैं, ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हुए, है ना, कि ऐसे 2 हम लोग नहीं लिख सकते जब हम लोग बैलेंस कर रहे होते हैं। तो कैसे लिखना पड़ेगा, तो इसके साथ में आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो अगर अब यहाँ पे हम देखें, है ना, कि ये जो 2 लिख दिए हम, ठीक है, ये 2 आ गया, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन को देखेंगे तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होता है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो यानी इधर हाइड्रोजन घट रहा है ना, तो इधर भी क्या दे देंगे, एक 2 दे देंगे। तो अब इधर भी 2, इधर भी 2, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन देखो हमारे पास 2 है, तो ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में कितना हो गया, 2। अब उसी तरह फिर उसको प्रोडक्ट में देखो, हाइड्रोजन कितना है भाई, तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है भाई प्रोडक्ट में, तो इधर भी 2 हो गया। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट और ये हमारा बराबर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। तो अब समझते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत बेसिक तो बता ही दिए कि कैसे करते हैं, कि एटम को हम लोग को बराबर करना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे कि सबसे पहले तो स्केलेटन इक्वेशन समझते हैं। एक स्केलेटल इक्वेशन अभी हम बताएं, है ना, स्केलेटन इक्वेशन जैसे कि जो कि इक्वल नहीं हो, मतलब कि बैलेंस नहीं हो बेसिकली। तो Fe प्लस अगर हम देखें H2O, ठीक है, तो ये बनाता है हमारा Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं है, तो ये हो गया हमारा इस स्केलेटल, है ना, इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले अब बैलेंसिंग का फॉर्मूला समझो, कि बैलेंस करने में, है ना, क्या क्या करना होता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे शुरू में क्या बैलेंस करेंगे हम लोग, मेटल को, है ना। अब तुम देखो कि इस सभी में से मेटल कौन है, Fe मेटल है, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। पहले हम लिख देते हैं ये इक्वेशन, Fe प्लस H2 और ये बना Fe3O4 प्लस H2, है ना। सबसे बोल रहा है पहले कि भाई मेटल को बैलेंस करना है। हमेशा याद रखना है कि इक्वेशन बैलेंस करने में सबसे पहले मेटल बैलेंस करना है। तो मेटल सबसे पहले हमारा Fe है, तो Fe देखो प्रोडक्ट में 3 है ना, 3 प्रोडक्ट में है, लेकिन रिएक्टेंट जो है हमारा उसमें एक ही है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना, तो इधर 3 है, तो इधर भी क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। तो Fe तो हो गया बैलेंस। अब दूसरा कह रहा है कि नॉन मेटल बैलेंस कीजिए, ठीक है। अब किसको करना है, नॉन मेटल्स को। तो अब नॉन मेटल्स में यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ तो है नहीं, लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी कोई और चीज़ें रहेगी, तो सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, और यहाँ पे तो खैर कुछ है नहीं दूसरा, तो
उसी को बैलेंस कर लेते हैं। तो 3Fe प्लस H2O Fe3O4H2 है ना। तो अब हमारे पास जैसे कि तुम देखो कि यहाँ पे O हमारे पास 4 है ना प्रोडक्ट में, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, एक ही है। तो सबसे पहले कि इसको 4 करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे 4, तो 4H2O। तो अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में H2 कितना है, H यहाँ पे कितना है 2 है, इधर H कितना हो गया, ये 4 और ये 2, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। तो ये तो गड़बड़ हो गया है ना। तो अब यानी कि अब H को भी क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो H बैलेंस कैसे होगा, तो यहाँ पर भी हम क्या दे देंगे 4 दे देंगे, तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पे तुम देखोगे 3 है ना आयरन, 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन। तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन बना, ये बना 3Fe प्लस 4H2O है ना, Fe3O4 प्लस 4H2 है ना। बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो तुम्हारे स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे ये दो जो बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने में सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब भी रहेगा उसको सबसे लास्ट में करना है। अगर नॉन मेटल नहीं है तो ऑब्वियसली वो भी तो नॉन ही मेटल है, लेकिन नॉन मेटल में भी उसको सबसे लास्ट करना है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया हो बात, है ना। आगे बढ़े। अब इसके पहले भी शायद देखा ना, हाँ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है, कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या लगता है क्या क्या होता है बताओ। तो पढ़े तो होगी ही तुम लोग पहले। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सिंपल है, सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नॉर्मल जैसा कि दिख रहा है हम लोग को कि यानी दो अलग अलग सब्सटेंस होता है, ठीक है। दो अलग अलग सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा आपस में। कंबाइन होके जैसे ए और बी अलग अलग सब्सटेंस है, कंबाइन होके बन गया क्या ए बी, है ना। तो ये कंबाइन हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। अब उसके बाद देखो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन उसका उल्टा है, मतलब ये डिकम्पोज कर रहा है, यानी ये तोड़ रहा है ना, ब्रेक डाउन कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे हमारा ए बी था पहले से, ए बी है पहले से, और ये टूट के क्या बन गया ए और बी बन गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, है ना। ये अलग अलग दो सब्सटेंस है। अब ये देखो ये आपस में क्या होगा कि ये मिल जाएगा, तो मिल के क्या बनाएगा CaOH2, क्या बनाया CaOH2 प्लस हीट, है ना। ये दोनों देखो अलग अलग था, अब ये दोनों आपस में एक मिल लिया, है ना। तो ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया, कंबाइन रिएक्शन। और इसका सबसे सिंपल अगर रिएक्शन तुमको समझना है तो सबसे सिंपल तो यही है, H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O बन गया, है ना। तो ये अलग अलग था, अब देखो क्या हो गया, कंबाइन हो गया, ठीक है। अब अगर एक बात, तो ये H2 प्लस O2 को अपने से खुद से बैलेंस करके देखो, ठीक है। अब फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया बताओ जल्दी। अभी हम बताएं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली ऐसा रिएक्शन जो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जा रहा है, यानी टूट जा रहा है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, टूट जाना, यही मतलब ना हुआ। अब जैसे कोई एग्जांपल, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी ये भी ध्यान रखना है ना, कि दो अलग अलग होता है रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो अलग अलग पार्ट होता है, एक होता है थर्मल और एक होता है फोटो केमिकल रिएक्शन, उस पर भी आएंगे। सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन नॉर्मल समझ लेते हैं। तो नॉर्मल डिकम्पोजिशन में समझे तो सबसे आसान तो वही वाटर वाला है। तो वाटर वाला से तो नॉर्मली कोई भी चीज़ है तो उससे समझ लो, जैसे H2O था सही बात है। अब ये टूट के जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना, इसको जब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं, ठीक है, तो ये बनता है क्या, H2 प्लस
O2 अलग अलग बन जाता है। तो ये क्या था, पहले एक था, अब ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, बेसिकली डीकम्पोज हो गया, है ना। अब इसके अलावा भी अगर आप तुमको कोई रिएक्शन बताया जाए, जैसे जो बुक में है हमारा है 2Fe SO4। अब जब इसको हीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो ये बना रहा है Fe2O3, है ना, और प्लस SO2 प्लस SO3। तो यानी कि अभी जो था ये फेरस सल्फेट था, है ना, फेरस सल्फेट था। अब ये टूट गया, इसको हीट किया तो ये टूट के डिकम्पोज हो गया और ये बन गया क्या, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या था हमारा, फेरस सल्फेट था। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। अब उसके बाद थर्मल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन का तो एक एग्जांपल ये भी हो गया है ना, कि ये हीट, है ना, हीट वाला जो रिएक्शन है ये तुम्हारा थर्मल रिएक्शन में भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये बेसिकली थर्मल रिएक्शन को ही समझना है इसमें। तो एक तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा सनलाइट वाले में अगर समझें, जैसे पहली बात तो ये थर्मल रिएक्शन में तो वही दोबारा से रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमारा हो गया, एक सेकेंड, हाँ, ये 2Fe SO4, है ना, ये जब इसको क्या किए, हीट किए, तो ये क्या बन गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन गया। तो ये जो हमारा बना, ये किसके वजह से बना, हीट के वजह से। तो हीट यानी क्या, थर्मल, यानी ये हो गया हमारा थर्मल रिएक्शन। तो अगर कभी गलती से पूछ दे तुमसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये कौन सा टाइप है ना, है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नॉर्मली तुमको आइडेंटिफाई करने आएगा कि बताइए कौन सा रिएक्शन है, तो उसमें तो नॉर्मली आइडेंटिफाई कर दोगे कि भाई ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर उसमें अगर पूछ दिया बाय द वे, है ना, कि कौन सा टाइप है उसका, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कौन सा टाइप हो गया, थर्मल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फोटोकेमिकल। तो फोटोकेमिकल का, फोटो का मतलब तो समझ रहे हैं क्या, ये हो गया भाई साहब लाइट। फोटो का मतलब हो गया लाइट, यानी लाइट के वजह से। तो लाइट के वजह से जो तुम्हारे बुक में एक्टिविटी भी दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड जो है ना, AgCl2, सिल्वर क्लोराइड जो है हमारा, वो कैसा हो जा रहा है, ग्रे हो जा रहा है ना, किसमें, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसमें हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे हो जाना, तो ये यानी क्या हो गया, ये फोटोकेमिकल ही हो गया, है ना कि नहीं। तो सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग, हालांकि वो डिकम्पोज हो जा रहा है। ये कलर कैसा हो जाता है इसका, ग्रे, और ये डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, अलग अलग, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन इसका अलग हो जाता है। बात समझ में आए। तो ये हो गया हमारा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक। थर्मल रिएक्शन यानी जो हीट से हो, फोटोकेमिकल का मतलब जो सनलाइट से हो। तो जैसे AgCl2 यानी सिल्वर क्लोराइड जो था हमारा, ग्रे हो जाता है कब, सनलाइट उस पर पड़ता है तो, है ना, और वो डिकम्पोज होकर क्या बना जाता है, Ag और Cl अलग अलग, क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होता है, AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड। अब इसको अगर तुमको बोले कि भाई बैलेंस करके बताओ, तो जल्दी फटाफट बैलेंस कर लो तुम लोग अपने कॉपी में, हम ही करके बता दें यार, कर लोगे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ, ये तो एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, डिस्प्लेस जो करे, है ना। जैसे एक हमारे पास सब्सटेंस था A और एक था B और C था, ठीक है। तो अब इसमें A प्लस B और C है, और यहाँ पे ये क्या करता है, डिस्प्लेस कर जाता है। जैसे B के पास C था, तो ये डिस्प्लेस होके किसके पास चला गया, A के पास। यहाँ पे देख पा रहे हो कि B हो गया यहाँ पे क्या, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि जो C था B के पास से कहाँ आ गया, A के पास, यानी उसका जो जगह था वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो नॉर्मल यही कहलाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर कुछ एग्जाम्पल का हम लोग बात करें,
तो कुछ एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास हो गया Fe, ठीक है, और ये हो गया सॉलिड फॉर्म में, ठीक। अब ये CuSO4, Fe और CuSO4। अब देखो कि जो आयरन है हमारा वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। डिस्प्लेस भी कैसे होता है कि मान लो दोनों सब्सटेंस में से कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है ना वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही डिस्प्लेस करता है। तो अब ये जो है, अब ये डिस्प्लेस होके ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा। SO4 किसके पास चला गया, Fe के पास, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव था। ये क्या है, मोर रिएक्टिव। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव वो उसके पास चला गया, तो ये Cu कहाँ चला गया, इसके पास चला गया। अब उसके बाद देखो कि अब दूसरा बात, हाँ, कि Cu से इसके पास आया तो FeSO4 और बचा क्या इसके पास, इसके पास क्या बच गया, बस Cu बच गया, है ना। तो ये हो गया हमारा Cu। तो यानी ये क्या कर दिया कि सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही है, मतलब इसमें दोनों के पास अलग अलग रहता है और दोनों ही एक दूसरे का जो साथ में है उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में, बुक में जो एग्जाम्पल है, ठीक है, उस एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक सेकेंड, Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2 ये बनाता है हमारा BaSO4, ठीक है, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि क्या हो रहा है कि जो Na है ना, ये Cl को डिस्प्लेस करके ये अपने साथ ले गया और Ba जो है SO4 को डिस्प्लेस करके अपने साथ ले गया। तो इसमें बेसिकली दोनों सब्सटेंस का जो साथ में था वो एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गया। तो ये यानी यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसीलिए इसको कह दिए क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वेरी नाइस टॉपिक, वेरी गुड टॉपिक। खैर, तो अब ये देखो बहुत स्कोरिंग है, एक तो ये टॉपिक जो है हमारा बहुत स्कोरिंग है और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हालांकि ये तो आसान है, बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में, ये दिक्कत थोड़ा ज़्यादा आता है, तो उसको भी समझेंगे। खैर, अब जैसे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कब कहेंगे कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ, जब उस रिएक्शन में देखेंगे, है ना, कि गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ, है ना, लॉस ऑफ अलग अलग है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी जब ऑक्सीजन गेन होता हो, है ना, और तुम्हारा जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जब लूज करेगा, ठीक है, तो वो ही कहलाएगा क्या, हमारा ऑक्सीडेशन। अलग अलग से उसका एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें तो जैसे कि अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारा Cu है, ठीक है, एक सेकेंड। तो हमारा जैसे ये Cu था और प्लस O2, जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, है ना, तो ये बना कॉपर ऑक्साइड। तो अब बताओ तुम, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ऐड हुआ क्या, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, ये ऑक्सीजन जो था इसके पास आ गया Cu के पास, है ना, आया, तो ये कहलाएगा क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बात आया समझ में। अब जैसे कि मान लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे रिडक्शन का लेते हैं कि जैसे CuO है ना, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड हो गया है, तो अब प्लस अगर इसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर देते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस, है ना, ये Cu से, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये उसको तोड़ देता है, तो तोड़ के H2 और O हो गया। यानी अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके पास ऑक्सीजन था, अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना भाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, रिडक्शन। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, चलो बढ़िया। तो अब ऑक्सीडेशन समझ गए हम लोग, रिडक्शन समझ गए हम लोग, ठीक है।
अब हम लोग को समझना है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या समझना है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब समझते हैं भैया रेडॉक्स रिएक्शन को। अब जैसे देखो रेडॉक्स रिएक्शन ये सिंपल है। अभी जो लास्ट एग्जांपल मैंने लिया है, मैं फिर से उसी एग्जांपल को लेके समझाता हूँ मैं। समझो कि जैसे अभी हम लोग समझे कि CuO था, है ना, और प्लस H2 हुआ, तो ये बना हमारा क्या, Cu प्लस H2O हुआ। सही बात है। अब यहाँ पे O था, ये हो गया रिड्यूस, ये हो गया क्या, रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन का, रिडक्शन रिएक्शन हुआ, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जो H2 है ये अकेला था, अब लेकिन इसके पास हमारा क्या आ चुका है, अब आ चुका है ऑक्सीजन, यानी एडिशन। तो यहाँ पे हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पे हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है ना, दैट्स व्हाट वी कॉल क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यानी ये जो पूरा रिएक्शन है ये हमारा कहला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। कोरोजन, है ना। कोरोजन देखो क्या है कि, अब देखो कोरोजन क्या है कि एक स्लो डिस्ट्रक्शन है मेटल का, धीरे धीरे, है ना, एयर के थ्रू या मॉइस्चर के थ्रू जो है ना, मेटल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, डिस्ट्रक्ट होने लगता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, है ना। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी धीरे धीरे खराब होता है, तो वो कैसे होता है कि वो जो उसका जो आयरन है, जैसे मान लो तो आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, वो फेरस ऑक्साइड बना देता है, तो वो हो गया कोरिजन, है ना। यानी धीरे धीरे जो भी कुछ खराब होता है, रिएक्शन रिएक्शन का तो उसको अलग रखो, यहाँ पे कोरिजन को समझने का मतलब है, कोरोजन यानी जो खराब हो जाता है, जो मेटल धीरे धीरे खराब होता है एयर से या मॉइस्चर से, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोरोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, है ना, कि जैसे आयरन है, तो आयरन कोरोड होके किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश, ठीक है। दोनों अगर रेडिश ब्राउन भी लिखेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कॉपर जो है, कॉपर कैसा बन जाता है, करोड होके ग्रीन कलर का, है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखे हो ना, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थोड़ा ग्रीनिश दिखता है, तो बेसिकली वो है नहीं ग्रीन कलर का, वो बना हुआ है कॉपर से, ठीक है। तो कॉपर जब कोरोड हुआ, है ना, तो वो कैसा दिखने लगता है, ग्रीनिश कलर का दिखने लगता है। और सिल्वर जो है ना, सिल्वर वो धीरे धीरे ब्लैक दिखने लगता है ना। घर में भी देखते होगे कि खास करके मम्मी लोग एंकलेट सब पहनती है ना, तो वो सब कुछ दिन के बाद ऐसा ब्लैक ब्लैक टाइप दिखने लग जाता है, तो वो बेसिकली क्या है कोरोड हो गया। अब अब देखते हैं आगे। ये तो समझ गए कोरोजन, ऐसा कोई भारी टॉपिक नहीं था, आसान सा टॉपिक था। अब उसके बाद आते हैं रेंसिडिटी पे। अब रेंसिडिटी भी देखो ये भी उसी टाइप का चीज़ है। बेसिकली रेंसिडिटी में होता क्या है, ऑक्सीडेशन। जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स या फिर जो ऑयल्स होते हैं फूड में, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ना, उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होने का इफेक्ट क्या होता है कि खाना तुमको गंदा महकेगा, टेस्ट खराब लगेगा खाने में, ठीक है। अब इसको ऑब्वियसली क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव स्टेप फ्रॉम रेंसिडिटी, तो उसमें लिखना है कि जैसे पहले तो उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखते हैं हम लोग, ठीक है। और तुम्हारा रेफ्रिजरेटर में रखते हैं चीज़ों को खराब ना हो। नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, जैसे कि चिप्स का पैकेट, है ना। हम लोग बोलते भी हैं कि भाई साहब चिप्स में खाली हवा भर के दे देता है ना। नॉर्मली बचपन से तो यही सोचते हैं कि भाई ठगने के लिए चिप्स में हवा भर के दे दिया है कि भाई इतना है, लेकिन है नहीं। लेकिन एक्चुअली में वो किस लिए दिया जाता है, ताकि जो ऑयल है चिप्स का, है ना, उसके साथ ऑक्सीडेशन ना कर ले ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ना कर ले ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन के साथ यानी रिएक्ट ना कर ले, ठीक है। तो क्योंकि वो फिर खराब हो जाता है, देखते हो ना, थोड़ा देर अगर कोई भी खाना या बिस्किट या चिप्स ही थोड़ा देर बाहर छोड़ दो तो खराब लगने लगता है, खाने में सॉफ्ट हो जाता है ना। तो उसके लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है।
अब मेरे हिसाब से तो टॉपिक खत्म ही हो गया, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर तो पूरा वन शॉट कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसमें तुम लोगों का काम क्या है कि जितना इक्वेशन दिया हुआ है बुक में, है ना, बुक में जितना इक्वेशन दिया है अच्छे से सबको, है ना, घोर के पी जाना एकदम, ठीक है। जितना बैलेंस करने वाला है सबको अपने से बैलेंस करना, तो हम सिखाएंगे कि पहले मेटल को करना है, फिर नॉन मेटल को, फिर लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। आप कोई ये मत बोल देना कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी तो नॉन मेटल, अरे भाई है, लेकिन उसको करना सबसे बाद में है। अगर कोई नहीं है मेटल के बाद तब फिर उस दोनों को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई होप कि क्लियर है। अब बोर्ड्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब वो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आके पूरा अच्छे से डिटेल में सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, इस चैप्टर के सारे, ठीक है। तो अगर इतना सा तुम लोग कर लोगे, कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया हो, कोई भारी चैप्टर नहीं था, आसान सा चैप्टर था। तो अब ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, है ना, गुड लक, पढ़ो लिखो, चलता हूँ मैं, बाय।